ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का आज हमारा ये लास्ट लेक्चर रहेगा। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने जितने भी मेजर टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर लिए। एक न्यूमेरिकल हितेश ने कहा था कि सर दोबारा करवाएं, तो उसको भी हम आज की क्लास में देखेंगे। बट एक टॉपिक जो कि हमारा रह गया है, टाइप्स ऑफ सॉलिड, फिर मेल्टिंग पॉइंट, एवापोरेशन, सब्लिमेशन, ये वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि आज मैं पहले कवर करूँगा। अगर टाइम बच जाता है तो फिर मैं लास्ट में जाऊँगा और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल होगा। सबसे पहले तवज्जो इस बात पे दीजिए कि जितने भी हमारे पास सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, हम ये देखेंगे कि उन तमाम सॉलिड सब्सटेंसेस की जो बेस पार्टिकल है, उसका जो बेसिक पार्टिकल है वो कौन है। बेसिक पार्टिकल हो सकता है कि एटम हो सकता है कि उसका बेसिक पार्टिकल मॉलिक्यूल हो, और ये भी हो सकता है कि उसका जो बेसिक पार्टिकल है वो आपके लिए क्या हो, आयन हो। मिसाल देता हूं मैं आयरन की। आयरन में सबसे जो छोटा पार्टिकल है वो आपके लिए एटम है। मिसाल देता हूं मैं सोडियम क्लोराइड सॉल्ट की। इसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल है आपका, ये होगा आयन। एक आयन होगा सोडियम का पॉजिटिव और दूसरा आयन होगा क्लोरीन का नेगेटिव। इसी तरह से मैं मिसाल देता हूँ CO2 की। या हमारे पास जो सबसे बेसिक पार्टिकल होगा दैट वुड बी द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल होगा CO2 का। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, मगर तीनों सॉलिड की जो बेस यूनिट है वो एक जैसी नहीं है। जिनमें एटम पाए जाएंगे उसे हम कहेंगे वो एटॉमिक सॉलिड्स है। जिनमें आयन पाए जाएंगे उसे हम कहेंगे वो हमारे लिए आयोनिक सॉलिड्स है। और जिनमें मॉलिक्यूल पाए जाएंगे हम उसे कहेंगे कि वो हमारे लिए मॉलिक्यूलर सॉलिड है। पहले आप सब मुझे यस या नो में सर जवाब। CO2 तो जी हितेश, क्या कह रहे हैं आप? CO2 तो गैस है ना। सो व्हाट, हम इसको सॉलिडिफाई नहीं कर सकते? क्या आपने ड्राई गैस के बारे में सुना है हितेश? ड्राई गैस के बारे में सुना है या ड्राई आइस के बारे में सुना है आपने? हितेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? जवाब दीजिएगा। ड्राई आइस के बारे में सुना है आपने? अपना एयरफोन प्लग इन दोबारा करें, पहले से निकालिए, इसे दोबारा प्लग इन करें। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप सब ये बात जानते हैं कि फिश को सिक्योर करने के लिए हम आइस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आइस H2O की होती है तो ये एक खास वक्त के बाद पिघल जाएगी। अगर हम आइसिंग कर लें CO2 की, तो इसकी जो आइसिंग होती है वो मंथ्स तक रहती है। तो शिप्स के ज़रिए से जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक सी फूड को हमने ट्रैवल करवाना होता है तो हम बर्फ़ जो है। आवाज आ रही है। जी अब आ रही है। जी अब क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आइस तो है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ वाटर। और एक आइस CO2 से भी बनाई जाती है, और CO2 से जो आइस बनाई जाती है वो बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होती। और इस तरह से आइस भी हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड से हासिल की जा सकती है।
जब शिप्स के जरिए से मंथ का सफर करके सी फूड एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाती है, तो जो पानी वाली आइस है हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, हम CO2 की आइस को इस्तेमाल करते हैं। और CO2 की जो आइस है इसका नाम हमने ड्राई गैस या ड्राई आइस रखा हुआ है। तो बहरहाल आपको जो चीज़ फोकस करनी है वो ये है कि हमारे पास जो सॉलिड्स हैं वो या तो एटॉमिक फॉर्म में होंगे या आयोनिक फॉर्म में होंगे या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। आप सबके पास बुक्स मौजूद है? यस सर। टेक आउट, Yes, sir. टेक आउट। पेज नंबर 62 ओपन करें। पेज नंबर 62। पेज नंबर 62। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल नजर आ रहा है आपको? इसको मैंने सर अपनी क्लास में टाइप्स ऑफ सॉलिड कहा है, आप इसी को बुक में देख सकते हैं। ये टाइप ऑफ सॉलिड भी है, या आप इसको यूँ कह दें कि ये टाइप ऑफ क्रिस्टल है। दरअसल क्रिस्टल सॉलिड की टर्म है, इसलिए इसमें लिखा है कि क्रिस्टल्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स: एटॉमिक, आयोनिक, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर। मैंने स्क्रीन में लिखा है कि एटॉमिक भी है, आयोनिक भी है, मॉलिक्यूलर भी है, और इसमें नंबरिंग कर लो इसको। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, और नंबर 4 ध्यान में रख लो कि नंबर 4 हमारे पास है कोवैलेंट क्रिस्टल। क्रिस्टल्स की ये 4 टाइप्स हैं, चारों के चारों सॉलिड्स हैं। पहली टाइप पे मैं बात करूंगा एटॉमिक क्रिस्टल। बुक में देखिए कहा जा रहा है जी, एग्जांपल्स ऑफ सच क्रिस्टल्स आर मेटल्स, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड मेटालिक क्रिस्टल। जो मेटल्स हैं उनके अंदर एटम सबसे छोटी यूनिट है, इसलिए हम उसे कहेंगे वो एटॉमिक क्रिस्टल है। दे कंसिस्ट ऑफ एटम्स पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। ये बात आपको याद करनी है कि मेटल्स के अंदर जो बॉन्ड है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है आप इसको मार्क कर लें, ये आपने याद करना है बुक से ही, इसकी कोई अलग से नोट्स नहीं दिए जाएंगे आपको। Okay, sir. दूसरे पैराग्राफ में सच क्रिस्टल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, यहां से मार्क करें, सच क्रिस्टल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी एटॉमिक क्रिस्टल की ये प्रॉपर्टी है। नंबर 1 लस्टर, लस्टर कहते हैं लेयर को, कि ये लेयर बनाते हैं, लस्टर बनाते हैं। नंबर बी है जी इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 3 है कि इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी इनकी एग्जिस्ट करेगी या ज़्यादा होगी। चौथी है मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी में आगे लिखा हुआ है कि ड्राइंग इनटू शीट, यानी हम इनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर ई है डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब कि इनको हम तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनसे तार बन सकती है। ये जो एटॉमिक क्रिस्टल के सेकंड पैरा में लिखा है ये समझा देंगे? सेकंड पैरा, इन मेटल्स की बात कर रहे हो तुम? जी सर। बेटे ये बेसिकली बात जो है ना आपको डायग्राम में ही समझ में आएगी, पहले बोर्ड पे देखो, मैं आपको समझाता हूँ, स्क्रीन पे देखो। बेसिकली ये जो मेटल्स है ना, लेट्स से ये पीस ऑफ मेटल है, इस पीस ऑफ मेटल में पॉजिटिव मेटल के आयन्स होते हैं। पॉजिटिव मेटल के जो आयन्स हैं ये डूबे हुए होंगे इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में। जो जगह आपको खाली नजर आ रही है इस जगह पर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। यूँ समझिए जैसे एक टब मैंने पानी का ले लिया और उस पानी में मैंने किसी बॉल को इमर्स कर दिया, भिगो दिया, तो पॉजिटिव आयन मेटल्स की सरफेस में इलेक्ट्रॉनों के समंदर में डूबे हुए होते हैं। अब ये पैरा आपको समझ में आएगा। इसमें कहा जा रहा है कि इन मेटल्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन क्रिस्टल लैटिस। जो इलेक्ट्रॉनों का समंदर है वो क्रिस्टल लैटिस है। इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करेंगे एंड आर सेट टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन गैस। मैं इलेक्ट्रॉनिक सी कह रहा हूँ, बुक वाला उसको इलेक्ट्रॉन गैस कह रहा है, बात एक ही है। इन विच पॉजिटिव आयन्स आर इमर्स्ड,
और जो पॉजिटिव आयन है वो उसके अंदर इमर्ज किए हुए हैं, डूबे हुए हैं। हितेश, क्लियर है ये बात? यस सर। बेटे एटॉमिक क्रिस्टल में जो आपको मैं मार्क करवा रहा हूँ वो ये है कि पहला पैरा आप मार्क करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पैरे में सच क्रिस्टल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये मार्क करेंगे बस। एटॉमिक क्रिस्टल क्लियर है सबको? तुम्हें क्लियर है? यस सर। तुम्हें क्लियर है? जो एटॉमिक क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज है वो याद करनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। बुक में देखिए, नंबर 1 लस्टर बनाते हैं यानी ये लेयर तरतीब बनाते हैं। बी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट की टेंपरेचर की जो कीमत है वो बहुत ही ज्यादा होगी। सी है कि ये इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी शो करेंगे यानी इनमें से बिजली भी पास हो जाएगा, हीट भी पास हो जाएगा। डी मैलेबिलिटी यानी इनकी हम शीट्स बना सकते हैं, प्लेटें या तारे बना सकते हैं। जब तार बनाते हैं तो डक्टाइल कहलाएगा, जब प्लेट्स शीट्स बनाएंगे तो मैलेबिलिटी कहलाएगी। अब मैं बात करता हूँ आयोनिक क्रिस्टल की। आयोनिक क्रिस्टल में आपको बुक में मिल गया बेटे ये पैराग्राफ। Such crystals consist of positively and negatively charged ions. Ionic crystal के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं जी। Held together, एक साथ रहते हैं by electric force of attraction, electrostatic force of attraction यानी इनको फोर्स खींचती है। Individual ions have no identity. सिर्फ एक इनफरादी आयन की कोई शनाख्त नहीं होती जब तक के पॉजिटिव के साथ कोई नेगेटिव ना आ जाए। दे आर करेक्टराइज्ड बाय, इनके भी करेक्टर हैं। कौन कौन से करेक्टर हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। बी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जरूर होगी मगर फ्यूज्ड स्टेट में। फ्यूज्ड का क्या मतलब है? फ्यूज्ड का क्या मतलब है? लिखिए अपनी बुक में इसका मतलब पिघला हुआ। पिघला हुआ यानी नमक में से तो करंट नहीं गुजर सकता मगर नमक को जब पिघला देंगे तो इसमें से करंट पास आउट हो जाएगा। नंबर सी ब्रिटलनेस एंड हार्डनेस। ब्रिटल कहते हैं खस्ते को। ब्रिटल किसको कहते हैं? खस्ते को। जैसे बिस्किट्स हमारे पास जब क्रिस्पी क्रिस्पी आते हैं या पापड़ चिप्स क्रिस्पी क्रिस्पी आते हैं तो वो ब्रिटल होता है। अगर मैं डबल रोटी की बात करूं तो वो ब्रिटल नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है। ये जो आयनिक क्रिस्टल है ये खस्ता होते हैं और हार्ड होते हैं। डी identification growth of crystal until it is broken or it stopped from growing। ये वही बात है जो मैंने कल आपको बताई थी कि आप YouTube पे जाइए, ओवर ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल के टॉपिक को सर्च करें जिसमें जादूगर पानी के ग्लास में आपको बर्फ बना के दिखाता है। देखिए वीडियो, मजा आया वो देख के। अगर जिन्होंने नहीं देखी वो आज YouTube पे फिर जाए। आप अपने पास नोट करें, ओवर ग्रोथ ऑफ अ क्रिस्टल की हेडिंग लेंगे, इसे सर्च करेंगे। इसमें होता यह है कि एक गिलास जो पानी आपको जो कहा जाता है वो झूठ है, वो पानी नहीं होता, वो किसी आयोनिक सब्सटेंस का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ सॉलिड कांटेक्ट में आएगा फौरन से वो पूरे का पूरा जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूर बैठे लोगों को वो बर्फ ही नजर आएगा। जी बच्चों, आयोनिक क्रिस्टल में कोई बात जो पूछनी है तो पूछो। नो सर, समझ आ गई। ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, पेपर में आएगा ये टॉपिक। मैं इस पे एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि मैं चाहता तो आपको कह देता ये थ्योरेटिकल है कि आप पढ़ लें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं इसकी एक एक बात आपको बुक से जो समझा रहा हूँ अपने बुक से ही याद करनी है। हर क्रिस्टल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है और वो प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाएंगी। एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है, लॉन्ग में भी पूरा टॉपिक आ सकता है। अब देखिए जी नंबर 3 कोवैलेंट क्रिस्टल। बेटे कोवैलेंट क्रिस्टल में पहली बात के नाम से ही पता चल रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कोवैलेंट क्रिस्टल का मतलब यह है कि कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। पैराग्राफ पढ़ के बताता हूं मैं आपको। कहते हैं कि सच क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड।
ये वो क्रिस्टल है जिसमें एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। हेल्ड टुगेदर का मतलब है जुड़े हुए होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कोवेलेंट का जो बॉन्ड है ये बहुत मजबूत होता है। दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक देम। ये बात अच्छे से याद कर लो कि कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी बगैर एनर्जी के नहीं टूटेगा। हम एनर्जी देंगे तो बॉन्ड टूटेगा, अदरवाइज बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास अगर तोड़ने की जरूरत पेश आएगी तो हमें लार्ज एनर्जी देनी पड़ेगी। बस ब्रेक डैम तक आप इसको क्लोज करें, ये आपने याद करना है। एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर, ये तो जस्ट एग्जाम्पल की हेडिंग में लिखेंगे आप। ग्रेफाइट है, डायमंड है, सिलिका है और कार्बोरंडम है। ये आपके लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद सबसे नीचे देखिए, आपको जो याद करना है वो ये है कि कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। कोवेलेंट के जो क्रिस्टल होते हैं उनके कैरेक्टर्स क्या क्या है। नंबर 1 लिखा है जी हाई मेल्टिंग पॉइंट, नंबर 2 लिखा है लो डेंसिटी, नंबर 3 लिखा है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आप लोग जानते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हाँ भाई, क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? तुम भी देखो, तुम्हारी फिजिक्स की बात है ये। स्क्रीन पे देखें जी सारे। ये आपके पास एक ग्लास स्लेब है। इस ग्लास से स्लेब पर जब मैं कोई लाइट मारता हूँ तो ये जो लाइट होगी ये मैं नॉर्मल बना रहा हूँ। नॉर्मल कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन को। ये जो रोशनी की रे है इसको जाना चाहिए कि सीधा जाए, मगर ये सीधा नहीं जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। अगर सीधी जाती तो स्ट्रेट लाइन कहलाती। क्योंकि ये मुड़ गई है तो मुड़ने के बाद इसका जो एंगल है वो कम हो जाएगा। पहले नॉर्मल के साथ जो इसने एंगल बनाया वो एंगल आई है, जब मुड़ गई तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। याद कर लें कि एंगल आई बड़ा होगा और एंगल आर क्या होगा? छोटा होगा। अगर मैं साइन एंगल आई को डिवाइड कर दूं साइन एंगल आर से, तो जो जवाब आता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है और उसकी सिंपल ईटा है। एन की टांग खींच दो, ये तो ग्रीक लेटर बन जाएगा ईटा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो कीमत है वहां से हम अंदाजा लगाते हैं कुछ सब्सटेंसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। दोबारा देखिए पेज 63 पे। पेज 63 पे कोवेलेंट क्रिस्टल्स के जो कैरेक्टर्स हैं, नंबर 1 लिखा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, नंबर 2 लिखा है लो डेंसिटी होती है, नंबर 3 लिखा है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि वो जो ईटा की वैल्यू मैंने आपको समझाई उसकी जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही ज्यादा है। टर्न ओवर योर पेज, पेज 64 पे आए। ईटा की वैल्यू ज्यादा आएगी या आर की वैल्यू ज्यादा आएगी? ईटा की वैल्यू ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा हूँ। आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं कह रहा है। हम कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इनकी ज्यादा आएगी। ओके, पेज 64 देखिएगा। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, such crystals are compound of molecules such as ice. Such crystals are composed of molecules. Such crystals are composed of molecules, यानी ऐसे क्रिस्टल मॉलिक्यूलों पर मुश्तमिल होंगे। Such as ice, जैसा कि बर्फ है, I2 है और CO2 है। CO2 आइस ही है, ड्राई आइस कहलाती है ये। The molecules are held together either by the following force. ये जो मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे के साथ इनमें से किसी भी एक फोर्स की वजह से होंगे। पहली ए लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड और बी लिखा हुआ है वीक वैन डर वाल फोर्स। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ, बोर्ड पे देखिए। वाटर के अंदर H
H2O होता है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने बनाया, ये एक और मैं वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। वाटर मॉलिक्यूल में तुम्हारे भी काम की बात है ये। वाटर मॉलिक्यूल में होता यह है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कीमत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस में आएगा, पार्शियल माइनस कहलाएगा, और हाइड्रोजन पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव कहलाएगा। यही चार्ज पार्शियल पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल पे भी होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। होता यह है कि वाटर में ऑक्सीजन पर नेगेटिव है और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस अट्रैक्शन को मैं कहूँगा ये मेरे लिए हाइड्रोजन बॉन्ड है। बच्चों जवाब दो, हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ गया? एक मॉलिक्यूल यस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से अट्रैक्टेड होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो उसने बताई वो है वीक वैन डर वाल फोर्स। या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से वो जुड़े हुए होंगे या वीक वैन डर वाल फोर्स। ये वीक वैन डर वाल फोर्स क्या है भाई? दो एटमों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, वो दो मॉलिक्यूलों के दरमियान जो एक अट्रैक्शन होगी वो, यानी ये जनरल नेम है, ये कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। वैन डर वाल फोर्स आप अगर एलिमेंट कहोगे तो एलिमेंट में तो एटम होते हैं, तो दो एटमों के दरमियान वीक वैन डर वाल फोर्स होगी। अगर मैं कोई कंपाउंड कह दूं तो कंपाउंड में मॉलिक्यूल होता है, तो दो मॉलिक्यूलों के दरमियान वीक वैन डर वाल फोर्स होगी। वीक वैन डर वाल फोर्स याद रखिए, जिस तरह पुलिस वाले चोर को पकड़ने की बजाय खानापुरी कर देते हैं, ऐसी फर्जी नाम डाल देते हैं जिसमें लिखा जाता है नामालूम अफराद, तो वो जो नामालूम अफराद है वो खानापुरी के लिए है। इसी तरह से वीक वैन डर वाल फोर्स का नाम भी हम खानापुरी के लिए इस्तेमाल करेंगे जब हमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देना होगा कि दो एटमों के दरमियान या दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन किस वजह से है, तो वहाँ मखसूस नाम जब हम नहीं देंगे तो हम कहेंगे वहाँ पे वीक वैन डर वाल फोर्स है। बताओ ये दो लफ्ज क्लियर हो गए? यस सर। अच्छा, अब दोबारा पेज 64 पे देखें। सच क्रिस्टल्स आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है ये मॉलिक्यूलों पर मुश्तमिल होते हैं, सच एज जैसा कि आइस है, I2 है, CO2 है, ये मॉलिक्यूल है सारे। द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर ईदर बाय द फॉलोइंग फोर्स। वो जो मॉलिक्यूल है इनमें से किसी भी एक फोर्स की वजह से जुड़े हुए होंगे। वो फोर्स हमारे पास या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या वीक वैन डर वाल फोर्स हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है, तो आप डेफिनेशन इसकी जरूर याद करेंगे क्योंकि पेपर में हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन अलग से मांगी जाती है। कहते हैं कि विच इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कि दो हिस्सों पर चार्ज है और चार्ज वालों के दरमियान जो कशिश की कुव्वत है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है। Which is an electrostatic force of attraction between partially positive hydrogen atom of one molecule and an electronegative atom of other molecule। देखिए मैंने आपको स्क्रीन में भी तो यही बताया कि एक मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव है और दूसरे मॉलिक्यूल का जो O है वो नेगेटिव है। महमूद आया? महमूद है, क्या नाम है उसका? पापा नहीं आता टाइपिंग वाला। अच्छा, सही है, मुझे पानी ले लेना। अब मैं बच्चों समझाता हूँ आपको वीक वैन डर वाल फोर्स। बुक में देखिए, which arises due to attraction between atomic nuclei of one molecule and electron of other molecule। देखो ये बुक वाला ना बात को उलझा दिया, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ। स्क्रीन में देखिए, ये आपके पास एक एटम है, ये एक और एटम है। एटम्स के ऑर्बिट में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं,
सेंटर में पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं। अब दोनों में यही हाल है। देखिएगा कि किस तरह से बुक ने वीक वंडरवाल फोर्स को डिस्क्राइब किया है। कौन है? बुक वाला ये कह रहा है कि इस एटम और इस एटम में, इस एटम का न्यूक्लियस सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन सामने वाले के प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाली जो अट्रैक्शन है, इसका नाम उसने रख दिया, यह है वीक वैंडर वाल फोर्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यानी आजू बाजू वाली कहानी है ये, कि इसका पड़ोसी उसके साथ और उसका पड़ोसी इसके साथ। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये भी अच्छी बात नहीं है। तो वीक वंडरवाल फोर्स में दोबारा समझाता हूँ जी। देखिए बुक में 64 पेज पे, which arises due to attraction between atomic nuclei of one molecule and electrons of other molecule। बात समझ में आई? यानी आप अपने घर की गैलरी में खड़े होकर पड़ोसियों को जब छेड़ते हैं तो वो भी वीक वंडरवाल फोर्स होती है। अच्छा जी, अल्लाह करे तुम नए की निकलो। कैरेक्टर्स देखिएगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें नंबर 1 है लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होगा। नंबर 2, नन कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनमें से अगर हम करंट को या हीट को गुजारेंगे तो वो उसको गुजरने की इजाजत नहीं देगी। जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? तो बच्चों शाबाश, ये बड़ा टॉपिक था, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कोरोना से पहले ये टॉपिक हमेशा लॉन्ग में आया है और कम से कम 5 नंबर या 6 नंबर के लिए आता है। सर ये जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स में दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है इन डायमंड से जो शुरू हो रहा है, वो थोड़ा समझा देंगे? कौन सा? इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज जॉइंड, ये कोवेलेंट क्रिस्टल्स का दूसरा पैरा। अच्छा, मैं बात करता हूँ। हाँ भेज दो। अच्छा बच्चों, ये हितेश की फरमाइश पे मैं समझा रहा हूँ। वैसे मैं चाहता था कि ये बात ना समझाऊं, क्योंकि हितेश मेरा ख्याल में बहुत समझदार बच्चा है। वो इल्म को संभाल के लेके चल रहा है और किसी भी मौके को ज़ाय नहीं होने दे रहा। सर नवाजिश। ऐसे बच्चे जो है ना वो क्लास के लिए हमेशा ब्लेसिंग होता है। अच्छा बच्चों, डायमंड के बारे में ज़रा सुनिएगा। इसमें ये होता है कि पहली बात कि डायमंड है क्या? डायमंड एलोट्रॉपिक फॉर्म है। डायमंड क्या है जनाब? एलोट्रॉपिक फॉर्म है। किसकी है जी? कार्बन की। इसी तरह से एक और एलोट्रॉपिक फॉर्म भी मैं आपको बता दूं, वो ग्रेफाइट है। बोर्ड पे देखते रहे सारे जी, इधर उधर ना देखिए। बड़ी बारीक बात थी, मैंने बड़ी चालाकी से कोशिश की कि इसको बताए बगैर मैं आगे निकल जाऊं, लेकिन हितेश ने मुझे पकड़ लिया है। उसके बाद बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं ये क्या होती है। होता ये कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है मोर देन वन फॉर्म में। डायमंड है, एलिमेंट उसका कार्बन है। ग्रेफाइट है, एलिमेंट इसका कार्बन है। एलिमेंट तो दोनों में कार्बन ही है, मगर दोनों की फॉर्म्स अलग अलग है। डायमंड महंगा तरीन है, ग्रेफाइट सस्ता तरीन है। डायमंड सख्त तरीन है, ग्रेफाइट नरम तरीन है। डायमंड काट देता है, ग्रेफाइट हमेशा कट जाता है। डायमंड बड़ा ही खूबसूरत चमकीला सा होता है और ग्रेफाइट ग्रे कलर का होता है। तो कितने डिफरेंसेस मैं आपको एक ही सांस में गिनवा रहा हूँ, तो सोचिए इनमें मजीद कितने डिफरेंसेस होंगे। एक एलिमेंट कार्बन का एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाना एलोट्रॉपी कहलाता है और ये दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है।
बट ये जो बात एक कार्बन से 4 कार्बन वाली है वो यूं है कि अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड के अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो ये है कि सेंटर में 1 कार्बन है और सराउंडिंग में 4 कार्बन है। ग्रेफाइट में ये होता है कि 6 कार्बन की रिंग आपस में जुड़ी हुई होती है। ये यहाँ एक और कार्बन होगा, यहाँ एक और कार्बन होगा, स्क्रीन पे देखते रहिएगा। ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट है, ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट है, ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट है, ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट है। हितेश, 1 कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन। अब समझ में आ गया? जी सर। हितेश, एंगल ऑफ 100 एंगल कैसे बन रहा है? एंगल बेटे यहाँ बनता है, इन दो के दरमियान जो एंगल होगा वो बनेगा 109.5। जब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ज्वाइन करने से जो शेप बनती है वो शेप होगी टेट्राहेड्रन। इस शेप का क्या नाम है? टेट्राहेड्रन। अच्छा, यहाँ देखिए ये वाला एक कार्बन मजीद 3 बॉन्ड बना रहा है, इसी तरह से ये वाला कार्बन मजीद 3 बॉन्ड बना रहा है। हर कार्बन मजीद 3 बॉन्ड बनाता है ग्रेफाइट में, और ग्रेफाइट के अंदर जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120 है। आप कोई क्वेश्चन है, कोई हितेश पूछो। क्लियर है? ओके बच्चों, अब मैं आपको जो लव सिखाने जा रहा हूँ वो है मेल्टिंग पॉइंट का। हमारी मीटिंग में 5 मिनट रहते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, तो ज़रा क्विक में जाऊंगा। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताता हूँ आपको, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है। भाई आप अच्छे से जानते हैं कि सॉलिड जो है वो हीट करने पर, डेल्टा का मतलब हीट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को हमने कहा हुआ है कि वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। एक बात। दूसरा, हम मेल्टिंग पॉइंट को प्योर सब्सटेंसेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मतलब है? भाई मेरे पास NaCl है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं चाहता हूँ कि ये चेक करूँ कि मार्केट में मौजूद सोडियम क्लोराइड का जो स्टफ मौजूद है वो प्योर है या नहीं है, तो मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट निकालूंगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट 801 आएगा तो मैं कहूँगा वो प्योर है। अगर 801 से कम या ज़्यादा आ जाएगा तो मैं कह दूंगा कि वो प्योर नहीं है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अप्लाई करें। एक बात ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि हम मेल्टिंग पॉइंट को एज अ फिंगरप्रिंट भी इस्तेमाल करते हैं। भाई अगर एक घर में चोरी हुई, फिंगरप्रिंट से हम पकड़ लेंगे कि चोर कौन है। मगर आपको मैं एक अननोन कंपाउंड दे दूं और पूछूं कि ये कंपाउंड कौन है, तो आप उस कंपाउंड का पहले मेल्टिंग पॉइंट निकालें। मेल्टिंग पॉइंट फर्ज कीजिए आएगा 601, तो फिर आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे कि 601 का टेम्परेचर किस कंपाउंड का होता है, तो गूगल में आपको 601 वाला कंपाउंड मिल जाएगा। याद रहे कि मेल्टिंग पॉइंट फिंगरप्रिंट की तरह होता है। जिस तरह मेरे हाथ के फिंगरप्रिंट किसी और के हाथ के साथ कभी भी मैच नहीं होंगे, इसी तरह हर एक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट किसी भी दूसरे कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट से कभी भी मैच नहीं होता। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा जी, आखिरी एक और बात आपको सिखाते हैं। आप ये बात जानते हैं कि कुदरती तौर पर यूं होता है कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड बनते हैं, फिर हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस बनते हैं। सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्जन होती है तो हम कहते हैं ये मेल्टिंग है। लिक्विड से जब गैस बनती है तो हम कहते हैं ये एवापोरेशन है। और अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए इसे कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसको? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की मिसाल ये है, आपने देखा होगा कि सब्जियों के बिस्तर को
सेव करने के लिए घरों में काफूर की गोलियां रखी जाती हैं। वो जो काफूर की गोलियां हैं मुर्दों को भी दी जाती हैं। उनका मकसद ये होता है कि वो सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस बन जाता है और गैस पूरे बिस्तर वाले कबर्ड में या उस एरिया में फ्रीली वो घूमकर जो जर्म्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो उनको किल कर सकती है। क्लियर हो गया ये? यस सर। यस सर। कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन सॉलिड्स को हम कहते हैं वो सबलाइम है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हमारे लिए सब्लिमेशन है। ठीक है जी बच्चों, हमारी क्लास आज यहीं तक थी। वक्त ख़त्म हो गया है, हमारी मीटिंग भी एंड होने वाली है। और आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो पूछिए।